मिरर टीवी के हमारे प्यारे दोस्तों, ईरान और इज़राइल के बीच में सीज़ फायर लागू हो चुका है कल। लेकिन ये सीज़ फायर अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या ये सीज़ फायर स्थायी रूप से आगे काम करेगा? और अगर नहीं करेगा तो फिर कब तक ये चलेगा? और क्या उसी दौर में फिर से लौट सकते हैं इज़राइल और ईरान, जो अभी किसी तरह से पटाक्षेप जिसका हुआ है और जिसके बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा है कि ये मध्यस्थता उन्होंने की है कतर के माध्यम से और ये सीज़ फायर कराया है। सवाल ये भी पैदा होता है कि ये जो इज़राइल और ईरान का जो युद्ध था और जिसमें बाद में अमेरिका भी कूदा, तो इस युद्ध से इन दोनों देशों को क्या हासिल हुआ? बल्कि तीनों देशों को, अमेरिका भी इसमें शामिल है। अब तीनों ही ये कह रहे हैं कि हम जीत गए। हर कोई ये कह रहा है तीनों में से कि हम जीते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो तीनों जीते हैं तो फिर हारा कौन है? आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि जब कोई युद्ध होता है तो उसमें किसी ना किसी एक पक्ष की हार जरूर होती है, और भले ही वो बराबरी पे उसको बीच में सीज फायर करा दिया गया, ये कह के कि नहीं साहब, दोनों देशों का नुकसान हो रहा था और अब दोनों देशों का ये बहुत बड़ा नुकसान थम गया। लेकिन ये तो इतना तो तय है कि किसी देश का नुकसान ज्यादा हुआ है, किसी का कम हुआ है, किसी की जो साख है वो प्रभावित हुई है। इस युद्ध में अमेरिका की साख दांव पे लग गई थी बाद में, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है ये बहुत उत्सुक थे कि किसी तरह से ये सीज फायर लागू हो जाए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो सीज फायर के लिए जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो समय सीमा तय की थी इजराइल और ईरान के लिए, उसके बाद भी करीब 2.5-3 घंटे तक ये युद्ध चलता रहा और इजराइल ने भी ईरान के रडार सिस्टम को तबाह किया अपनी मिसाइलें फेंक कर, और ईरान ने भी इजराइल का बड़ा नुकसान किया इन 3 घंटों में। तो फिर ये सीज फायर, जिसके बारे में ऐसा माना जा रहा था कि शायद भारत और पाक का जो सीज फायर का दावा था ट्रंप का, उसी तरह से ये दावा भी हवा हवाई होने वाला है। लेकिन ये बाद में लागू हो गया ये सीज फायर। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि कैसे लागू हो गया। इसमें दुनिया भर के मीडिया में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कहीं कहीं तो यहां तक कहा जा रहा है कि चूंकि ईरान जो है वो इस सीज फायर के लिए राजी नहीं था। क्यों? क्योंकि उसकी किरकिरी जो होने वाली थी इस सीज फायर से, वो उससे बहुत डरा हुआ था। तो इसके लिए कतर के माध्यम से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसको ये कहलवाया कि ऐसा करो कि कतर में जो हमारा अड्डा है, अमेरिका का जो अड्डा है, सैन्य अड्डा, उस पर 2-4 मिसाइलें तुम फेंक दो और बाद में ये कह देना कि देखिए हम अमेरिका से भी नहीं डरे और हमने अमेरिका के जो एयरबेस पर हमने हमला कर दिया और अमेरिका कुछ नहीं कर पाया हमारा। तो सवाल ये पैदा हो रहा था कि ये ड्रामा अगर वो नहीं किया जाता तो शायद ये सीज फायर नहीं होता जैसे हालात बन रहे थे। और ये अभी मीडिया में खुलकर नहीं आई है ये बात, लेकिन देर सवेर ये आएगी। मिरर टीवी आपको ये तथ्य बता रहा है, लेकिन पूरे दावे के साथ हम भी ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि अलग अलग तरह की चर्चाएं चल रही हैं अभी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये सिर्फ ड्रामा था और इस ट्रंप के कहने पे ये ड्रामा किया गया जिसमें इजराइल भी शामिल था। क्यों? क्योंकि इजराइल को भी ये लग रहा था कि वो बार बार ये कह रहा था कि अभी हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ। तो ऐसा लग रहा है कि ना तो इजराइल इस सीज फायर के फेवर में था और ना ईरान फेवर में था,
क्योंकि दोनों की किरकिरी होने वाली थी इस सीज फायर से। तो ट्रंप ने बीच में एक दांव खेला और ईरान को ये सेफ पैसेज एक तरह से जिसको कहें कि दिया जा सकता है इसका नाम, कि उसने कहा कि आप हमारे एयरबेस पे जो कतर में हैं और वहाँ पे तुम कुछ मिसाइलें दागो और फिर ये कहो कि देखो अमेरिका। और यही हुआ कि उन मिसाइलों के दागने के बाद भी अमेरिका ने ये कहा कि हम ईरान पे हमला नहीं करेंगे। अरे जब तुम बार-बार ये बात कह रहे थे कि अगर अगर किसी भी हमारे एयर बेस पर या किसी भी हमारे अड्डे पर, सैन्य अड्डे पर, जो अमेरिका का सैन्य अड्डा है, अगर वहां पर अगर कोई भी ईरान ने गुस्ताखी की या दुस्साहस दिखाया तो ये अमेरिका पे हमला माना जाएगा और हम उसका उसी तरह से जवाब देंगे। तो फिर आप क्यों खामोश हो गए? आप क्यों कह रहे हैं कि हमारे सैन्य अड्डे पर भी भले ही उसने ईरान ने मिसाइलें दागी हों लेकिन उसके बावजूद हम जो है उस पर हमला नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? तो समझ में आता है कि कुछ दाल में काला है। अमेरिका जैसा देश जो बर्दाश्त नहीं करता किसी बात को, वो खामोश कैसे रह गया? अच्छा, इसमें क्या है कि सबसे बड़ी जो इजराइल और ईरान को जो फायदा हुआ वो ये फायदा हुआ कि उन दोनों ने अपने अपने दुश्मनों की और दोस्तों की परख कर ली इस युद्ध में। इजराइल के साथ देर सबेर सही, लेकिन अमेरिका आके खड़ा हुआ। पहले से ही हथियारों की मदद तो वो पहले से ही कर रहा था, लेकिन फिर खुल के आ गया ट्रंप प्रशासन। और B-2 जो उसके सबसे विध्वंसक दुनिया में बमवर्षक विमान हैं और जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये अफगानिस्तान में भी उसने ये विमानों से बम गिराए थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि वहां पर पहाड़ हैं और पहाड़ों के अंदर बहुत गहराई में बंकर बना के जो है छुपा हुआ है उसामा बिन लादेन और अल जवाहिरी। तो वो ये बम वहां पे गिराए गए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब अमेरिका ने इतने घातक बम ईरान के परमाणु ठिकानों पे गिराए और उसके बाद भी ईरान ये दावा कर रहा है कि साहब हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। और वो तो ये साफ साफ अब कह रहा है कि हमने तो पहले ही, हमें अंदेशा था कि अमेरिका ऐसा कर सकता है, तो हमने अपना यूरेनियम वहां से हटा लिया था और उसके पास ये 3 अड्डे केवल नहीं है बल्कि और भी अड्डे हैं, वहां सुरक्षित अड्डों पे उसने पहुंचा दिया। और ट्रंप बार बार ये कह रहे थे कि नहीं, ईरान का हमने परमाणु, जो इजराइल भी कह रहा था और ट्रंप भी कह रहे थे कि हमने पूरी तरह तहस नहस कर दिया। अब जब बाद में मीडिया ने ये तफ्तीश की तो अब तो खुद अमेरिका का मीडिया ये कह रहा है कि नहीं, ईरान को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ अमेरिका के इन हमलों से और उसका यूरेनियम जो है, ज्यादातर यूरेनियम अभी भी सुरक्षित है। और जब निष्कर्ष निकाला गया तमाम मीडिया की छानबीन में तो ये मालूम पड़ा कि जो अमेरिका के जो जमीन के अंदर मार करने वाले जो बम हैं, क्लस्टर बम, वो करीब 60 से 80 फीट तक ही दूरी तक वो मार कर सकते हैं। और इजराइल ने, ईरान ने, चूंकि ईरान बहुत चालाक है और पहले से ही उसको मालूम था कि इजराइल और अमेरिका मिलके कुछ खिचड़ी पका रहे हैं हमारे खिलाफ। ये बहुत दिन से ये बात चल रही है कि हम हमला करेंगे अगर आप अपना परमाणु बम बनाने का कार्यक्रम जारी रखोगे तो उसका 100 फीट से भी ज्यादा गहराई पे वो तामझाम था परमाणु बम बनाने का, जो उसने सेटअप बना के रखा हुआ था। तो जाहिर है कि जब वो 100 फीट ज्यादा था, अगर थोड़ा बहुत वहां पे कुछ यूरेनियम उसने नहीं भी हटा पाया होगा तो उसका ज्यादा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इतनी बात तय है, और ये सैटेलाइट की तस्वीरें भी अब सामने आ गई हैं कि नुकसान तो हुआ है उन तीनों जगहों पर जो परमाणु संयंत्र थे ईरान के, और वो सैटेलाइट से दिखाई दे रहा है कि उसमें बहुत तबाही हुई। लेकिन वो तबाही ऊपर ऊपर हुई है, ये मीडिया रिपोर्ट से अब बिल्कुल क्लियर हो गई ये बात। और जो अमेरिका का, जो व्हाइट हाउस की तरफ से जो बयान आ रहे थे बार बार, और पेंटागन की तरफ से जो उनका रक्षा मंत्रालय है वहां से आ रहे थे, वो भी अब इस बात पे सहमत हैं काफी हद तक कि जो अमेरिका मीडिया की जो रिपोर्ट है कि ईरान का परमाणु संयंत्र जो है अभी काफी हद तक सुरक्षित हैं और वो अगर चाहे तो आगे भी परमाणु कार्यक्रम को अपना जारी रख सकता। और ये ईरान ने भी बयान कई बार दिए हैं अब कि, और रूस की तरफ से भी ये बयान आए हैं कि उसको कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है ईरान को। और ये दावा बार बार किया जा रहा है कि वो फिर से अपना परमाणु संयंत्र जो है वो उस पर काम करेगा और वो परमाणु बम बनाएगा। और ट्रंप की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि ईरान जो है इस बात पे सहमत हो गया है कि अब हम अपना शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए जो है
यूरेनियम का इस्तेमाल करेंगे, परवर्धित जो यूरेनियम जिसके बारे में ये कहा जाता है कि करीब 400 किलो यूरेनियम जो है उसके पास है, और 500 किलो अगर उसके पास हो जाता तो वो 9 परमाणु बम बना सकता था, ये कहा जा रहा है। तो 400 किलो तो अभी भी है उसके पास। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि साहब हम ईरान से हमारी बात हो गई और समझौता ऐसी बात पे हुआ कि आगे हम नहीं करेंगे, परमाणु कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाएंगे हम। और ईरान बार-बार ये कह रहा है कि हम तो बढ़ाएंगे, और खुल के कह रहा है वो। तो अब बताओ, अमेरिका की तो किरकिरी हो रही है बिल्कुल खुले तौर पर। अच्छा, ईरान ये कह रहा है कि हमने इज़राइल का बहुत नुकसान कर दिया, और ये दिखाई भी दे रहा है। अब तो तमाम ऐसी तस्वीरें, और ख़ास तौर से ये सीज़ फायर के बाद जब मीडिया तमाम दुनिया का वहाँ पहुँच रहा है धीरे-धीरे करके, तो दिख रहा है कि बहुत बिल्डिंगों में तबाही हुई, और तमाम इमारतें और तमाम उसका जो सैन्य अड्डे हैं और तमाम बड़ा नुकसान ईरान ने कर दिया है। क्यों? क्योंकि ईरान ने इतनी मिसाइलें छोड़ी, और उसके बाद था ज़ख़ीरा मिसाइलों को, और अभी भी है। इसीलिए तो ईरान डरा हुआ है, वो इज़राइल डरा हुआ था कि ईरान से उसको ऐसा, क्योंकि जो उसका मिसाइलों को गिराने का जो सिस्टम था डोम, वो नाकाम साबित होने लगा था, हाँफने लगा था। और ये दुनिया ने पहली बार देखा कि दुनिया तो ये मानती थी कि इज़राइल जो है उसके पास ऐसे टेक्नोलॉजी है कि वो अगर कोई देश उसके ऊपर मिसाइलें फेंकेगा तो उनको नाकाम कर देगा। लेकिन ईरान ने इतनी मिसाइलें फेंकी कि वो उनका डोम सिस्टम जो है वो फेल हो गया, और वो मिसाइलें जा जाकर, और क्योंकि वो टारगेटेड मिसाइलें नहीं थी ज़्यादातर। टारगेटेड अगर थी भी, तो ईरान के पास जो मिसाइलें हैं वो उस तरह से टारगेटेड नहीं है जिस तरह से कि इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल अपनी पाकिस्तान के ऊपर फेंकी, और वहाँ पे जाके वो मिसाइलें ऐसी थी कि 10 मीटर के दायरे में जो है वो अपना 10 मीटर के दायरे में तबाही मचा सकती थी। और अगर वो वही मिसाइलें बहुत सारी ऐसी भी हैं जिनमें ईरान के पास भी हैं कि वो 100 मीटर के दायरे में जो तुम लक्ष्य उसका निर्धारित करोगे तो 100 मीटर के दायरे में वो तबाही मचाएंगी। और 100 मीटर के दायरे की वजह से कई बार क्या होता है कि जो मूल लक्ष्य है उससे वो भटक जाती हैं और कहीं और नुकसान कर देती हैं। तो यही हुआ कि ईरान ने जो है वो टारगेटेड भी भेजी हैं, और कई मिसाइलें गुस्से में उसने ऐसे भेजी हैं जो टारगेटेड थी नहीं, वो आबादी पे जाके गिरी, और तमाम बिल्डिंग्स और तमाम लोग वहां पे मारे गए इज़राइल में। और ये अब मीडिया रिपोर्ट से भी बात साबित हो गई है। तो कहना ये चाहता हूं कि ये एक ऐसा युद्ध था इज़राइल और ईरान के बीच में जिसमें आबादी बहुत ज्यादा प्रभावित हुई दोनों देशों की, और ऐसा होना नहीं चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय कानून भी यही कहता है कि आबादी के ऊपर आप मिसाइल या बम या कोई भी चीज नहीं गिरा सकते, उसको प्रभावित नहीं होना चाहिए। लेकिन वो टूट गया। इस लड़ाई में असल में बहुत सारे जो नियम है युद्ध के दुनिया के जो बनाए गए हैं सुरक्षा परिषद की तरफ से, और तमाम जो नियम बनाए गए थे उनकी धज्जियां उड़ाई गई इस युद्ध में। क्यों? क्योंकि सबने अपने अपने ईगो पे ले लिया था इसको। सब कोई भी नहीं चाहता था कि हम पीछे हटें या हमारी हार मानी जाए। तो जिसको जो समझ में आया उसने किया, मारी गई निर्दोष जनता। ये बिल्कुल तय है इस बार। अच्छा, इसमें क्या हुआ कि जैसे कि मैं कह रहा था कि अपने अपने दोस्त और दुश्मनों की पहचान कर ली। ईरान के साथ में कोई देश इतना खुल के नहीं आया जितना देश रूस ने उसका साथ दिया। और रूस के बारे में ये कहा जाता है कि रूस अपने दोस्त की दुश्मन के दोस्ती और दुश्मनी का फर्क जानता है, और अपने दोस्तों का साथ उस बुरे वक्त में भी निभाता है वो जब कोई उसका साथ नहीं दे रहा होता है। ये किया फिर से एक बार साबित रूस ने। और ये हिंदुस्तान का जब पाकिस्तान के साथ हुआ था तो खुल के तो रूस नहीं आया था हिंदुस्तान के साथ, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि जिनके बारे में ये कहा जा रहा कि सैटेलाइट का जो सिस्टम है इंडिया के पास भी है, लेकिन रूस का और अमेरिका का जो सैटेलाइट सिस्टम है वो बहुत पावरफुल सिस्टम है, और उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो बड़ी सटीक जानकारियां उनके पास रहती हैं। तो ऐसा माना जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स में भी ऐसा दावा है कि रूस ने हिंदुस्तान की बड़ी मदद की, और ये तो अपने तमाम उन्होंने आतंकवादी अड्डे इधर से उधर शिफ्ट कर दिए थे, क्योंकि उन्हें पूरी तरह से आशंका थी कि, और हिंदुस्तान तो खुल के कह रहा था कि हम कार्रवाई करेंगे, बदला लेंगे। तो उन्होंने अड्डे हटा दिए थे, लेकिन कहाँ हटाए और वो सब रूस को मालूम था। उसके और कुछ इंडिया के भी सैटेलाइट है उनको भी मालूम था। और यही वजह है कि वो हटाने के बावजूद इतने सटीक हमले हिंदुस्तान ने किए, वो सटीकता कभी इजराइल और ईरान के इस युद्ध में नजर नहीं आई।
इज़राइल की भी मिसाइलें विमुख हुई अपने टारगेट से, टारगेटेड थी वो, लेकिन वो आबादी पे गिरी कई मिसाइलें। और कई तो ऐसा है कि वो ईरान ने एक मिसाइल तो ऐसी दागी कि जो जाके फ़िलिस्तीन पे गिरी, गाज़ा में गिरी, क्योंकि भटक गई वो। तो ये हुआ। अच्छा दोस्त, जैसे हमने कहा कि रूस जो है, रूस ने अपनी दोस्ती ईरान के साथ निभाई, ये बिल्कुल तय है। और भारत की स्थिति बड़ी अजीब थी इस युद्ध में, क्योंकि ईरान भी उसका दोस्त है और इज़राइल भी उसका दोस्त है। और अब वो समझ नहीं पा रहा था कि हम किसकी तरफ जाएँ, अगर हम सपोर्ट करते हैं। और सपोर्ट भी कोई ऐसा-वैसा नहीं करना था, क्योंकि ज़बरदस्त गोला-बारूद का इस्तेमाल और मिसाइलों का इस्तेमाल इस युद्ध में हुआ। हिंदुस्तान के पास तो इतने हथियार और इतना गोला-बारूद था भी नहीं, तो वो खुल के मदद कर भी नहीं सकता था। लेकिन मोदी ने जो सुरक्षा परिषद का जो में एक जो प्रस्ताव लाया गया था इज़राइल के फ़ेवर में और ईरान के खिलाफ, उसका विरोध मोदी ने खुल के किया वहाँ पे कि नहीं, क्योंकि हालाँकि उन्होंने जो है ईरान के खिलाफ कुछ नहीं कहा, लेकिन वो प्रस्ताव का विरोध किया। और ये पहला देश था हिंदुस्तान जिसने खुल के इस तरह से ईरान को सपोर्ट किया एक तरह से। यही वजह है कि जब अपने वहाँ पे छात्र और तमाम नागरिक ईरान में फँसे हुए थे, इज़राइल में फँसे हुए थे, तो उनको निकालने की बात आई। और वो बात में जब ऑपरेशन सिंधु हिंदुस्तान ने चलाया, तो ईरान ने खुल के साथ दिया हिंदुस्तान का। वहाँ के विदेश मंत्री ने, यहाँ तक कि उनका हवाई क्षेत्र बंद था ईरान का और इज़राइल का भी, तो दोनों देशों ने अपना हवाई क्षेत्र खोला। ईरान ने तो खुल के कहा कि हम अपने हवाई जहाज भी देंगे आपको, अगर आप निकालना चाहोगे और आपको ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने दिए भी। तो ईरान ने हिंदुस्तान को अपना दोस्त माना और इज़राइल ने भी दोस्त माना। और ये मोदी की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है कि इतनी 12 दिन तक जो लड़ाई चली, और इस लड़ाई में उसने जो है अपने आप को प्रूव कर दिया, हिंदुस्तान ने एक बार फिर से, कि वो इज़राइल का भी दोस्त है और ईरान का भी दोस्त है। और ऐसा होता नहीं है आमतौर पे। भई आप दोस्त, दो देश लड़ रहे हैं और बड़े देश हैं, और आप कह रहे हैं कि हम दोनों के दोस्त हैं, ऐसे कैसे हो सकता? और मोदी का एक अपना तरीका है बात करने का। उन्होंने जहाँ-जहाँ मौका मिला, जो-जो मंच उनको मिला, तो उन्होंने यही कहा कि ये समय युद्ध का नहीं है और बातचीत से समाधान निकाला जाना चाहिए। तो ये तो दुनिया जानती, लेकिन बातचीत से समाधान निकल कहाँ रहा था? लेकिन मोदी ने अपनी कूटनीतिक जो उनकी एक तरह से जीत है उनकी ये, क्यों उन्होंने इस इतने बड़े युद्ध में भी अपनी दोस्ती पे आँच नहीं आने दी, ना ईरान के साथ, ना इज़राइल के साथ। लेकिन पाकिस्तान बहुत बुरा फँस गया इस युद्ध में। इज़राइल के साथ भी अमेरिका खुल के आ गया, इधर ईरान के साथ रूस आ गया, और चीन भी थोड़ा बहुत कहीं न कहीं पीछे से आ रहा था। हालाँकि चीन ने उतना खुल के, रूस तो कह रहा था कि अगर आप करोगे तो। और वो पाकिस्तान जिसके बारे में ईरान को अटूट विश्वास था। और आप जानते हैं कि जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे जो एयर स्ट्राइक की और बहुत ज़बरदस्त स्ट्राइक की, कई आतंकवादी उसके मारे गए, और कुछ देशों ने उसको सपोर्ट किया, जिनमें कि अमेरिका तो सबसे बड़ा रोल था, और अरब कंट्रीज़ भी थी, सऊदी और ईरान का भी उसमें नाम आ रहा था कि उसने सपोर्ट दिया है। तो जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, वो ईरान गए थे, आपको याद होगा, सबसे पहले शुक्रिया अदा करने के लिए। और ईरान को भी ऐसा लगा कि यार पाकिस्तान हमारा बहुत एहतराम करता है, बहुत सम्मान करता है, देखो हम हमारे पास आए ये युद्ध के बाद, और हम आभार व्यक्त कर रहे हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान जो जिसके बारे में कहा जाता बेपैंदी का लोटा है, वो उसका पता ही नहीं पड़ता है किस तरफ बैठेगा पाकिस्तान का ऊँट। तो जब ये युद्ध बढ़ रहा था, तो पाकिस्तान ने ये कहा था, ये बात सामने आई थी कि परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकता है ये युद्ध। तो पाकिस्तान ने ये बात कही थी, कि खुल के कही थी उसने पहले, कि सोशल मीडिया पे भी कही और वैसे भी कही, और वो मीडिया में है रिपोर्ट्स में, कि अगर ईरान पर परमाणु बम फेंका गया किसी भी तरफ से, चाहे अमेरिका हो या इज़राइल हो या कोई और देश हो, तो हम जो है बदले में हम परमाणु बम गिराएँगे उस देश के ऊपर, इज़राइल के ऊपर। ये खुल के कहा गया था। और इससे इतना संबल मिला ईरान को कि वहाँ के विदेश मंत्री ने ये बात मीडिया के सामने दोहरा दी कि देखिए पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश है। और ये बात बिल्कुल आप समझते होंगे कि जितनी भी 15-16 इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनमें जो मुख्य मानी जाती हैं, उनमें पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है कि जिसके पास परमाणु बम है।
और पाकिस्तान कह रहा है कि अगर परमाणु बम इस पे गिराया जाएगा तो हम गिराएंगे उसके। तो ये तो बिल्कुल तय है कि ये जो पाकिस्तान का जो सपोर्ट था ये बहुत ही सराहनीय सपोर्ट था। और यही बात है कि ईरान ने हाथों हाथ लिया पाकिस्तान को। वहां के विदेश मंत्री ने मीडिया में ये बयान दे दिया कि देखिए अब तो पाकिस्तान भी कह रहा है कि अगर हमारे पास भले ही परमाणु बम नहीं है, लेकिन अगर हमारे ऊपर परमाणु बम गिराया गया तो पाकिस्तान गिराएगा उसके। लेकिन जब ये बात मीडिया में आई और ईरान के विदेश मंत्री के हवाले से आई तो पाकिस्तान घबरा गया। क्यों? क्योंकि इस युद्ध में अमेरिका साथ दे रहा था खुल के इजराइल का, और अमेरिका का हाथ पाकिस्तान पे हमेशा से रहा है, अभी भी है। आप जानते हैं कि जब हिंदुस्तान के हाथों से बुरी तरह पिट रहा था पाकिस्तान, तो वो ट्रंप के पास गया और किसी सोर्स के माध्यम से गया और कहा कि साहब आप इस युद्ध को रुकवा दीजिए किसी तरह। ट्रंप ने जो भी हो सकता था किया, लेकिन फैक्ट यही है कि ये युद्ध जो है रुका, ये अमेरिका की मध्यस्थता से रुका नहीं है। ये बात अब क्लियर हो चुकी है बिल्कुल। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के डीजीएमओ जो होते हैं, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, उनके बीच में ये बात हुई थी और उस बात के बाद ये युद्ध रोका गया। और जब 5 बजे ट्रंप की तरफ से ये ट्वीट किया गया तो ये बताया जा रहा है मीडिया के हवाले से कि वो सो रहे थे उस वक्त, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का हिंदुस्तान और अमेरिका का वक्त ऐसा है कि उसमें बड़ा फर्क है। जब यहाँ दिन होता है वहाँ रात होती है, तो वो सो रहे थे। और वहां का मीडिया जो है और वहां का जो शासन तंत्र है ट्रंप का, वो बड़ा नजर रखे हुए था कि क्या होने वाला है और क्या हो रहा है पाकिस्तान हिंदुस्तान में। तो जैसे ही इसको पता पड़ा, क्योंकि उनके सूत्र बहुत तेज हैं, कि ये जो इन दोनों के डीजीएमओ के बीच में बात हो गई और अब ये युद्ध विराम हो जाएगा 5 साढ़े 5 बजे के बाद से, तो ट्रंप को जगाया गया और ट्रंप से कहा गया कि साहब ऐसा ऐसा है और आप देखिए आप इसका श्रेय ले सकते हो तो ले लीजिए। और वही हुआ कि उन्होंने फौरन ट्वीट कर दिया और कि वो हमारे मध्यस्थता की वजह से ये दोनों का हमने। और बाद में तो फिर जब उनकी किरकिरी हुई तो उन्होंने तमाम तरह की बातें करी ट्रंप साहब ने। उन्होंने कहा कि साहब हमने दोनों को ये भय दिखाया था, ये डर दिखाया था कि हम बहुत जबरदस्त टैरिफ आप दोनों देशों पे लगाएंगे और व्यापार आप नहीं कर पाओगे, और आइए व्यापार करते हैं युद्ध विराम करके, और आइए हमारे साथ व्यापार कीजिए आप। तो इसकी हवा निकाल दी मोदी ने। अभी 5-7 दिन पहले एक उन्होंने खुल के स्टेटमेंट दिया मोदी साहब ने, हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने, कि ट्रंप से तो हमारी कोई बात ही नहीं हुई इस युद्ध के दरमियान, किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। और जब ये जो स्ट्राइक जो एयर स्ट्राइक इंडिया कर रहा था उस वक्त जरूर बात हुई थी, लेकिन जब ये शुरू हो गया सब सिलसिला और 5 मई के बाद से तो हमारी कोई बात ही नहीं हुई ट्रंप से। अब ट्रंप रह गए तो वो बहुत बुरे फंस गए थे ट्रंप, और आखिरकार उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि नहीं इसमें हमारा रोल नहीं है मध्यस्थता में। हालांकि बाद में उन्हें बड़ा बुरा लगा, वो बार बार ये कहते रहे कि साहब हम कितना भी युद्ध विराम करा दें या दुनिया में शांति के प्रयास करें, लेकिन हमें जो है वो नोबेल पुरस्कार तो मिलने से रहा नहीं, वो नहीं देगा कोई हमें, क्योंकि हमारी इस जो हमारी क्षमता है युद्ध विराम कराने की, इसको कोई स्वीकार नहीं कर रहा। और बल्कि इसका मजाक बनने लगा था, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह यूक्रेन और रूस के बीच में भी ट्रंप ने ये कोशिश की कि वो युद्ध विराम हम कराएंगे, लेकिन वो काम हो नहीं पाया, बात बनी नहीं। तो ट्रंप की बड़ी किरकिरी हुई। और वहां पे जो कनाडा में जो मीटिंग चल रही थी G7 देशों की, वहां पे मोदी भी मौजूद थे। और आप जानते हैं कि ट्रंप वहां से अचानक उठ के चले गए बीच मीटिंग में। तो ये किसी भी देश को बुरा लग सकता था। पूरे जितने भी देश थे वो सब छोटे मोटे देश नहीं थे, बहुत बड़े बड़े देश थे वो सब दुनिया के। तो उनको बड़ा नागवार गुजरा। और उस पे अच्छा ट्रंप जो है, ट्रंप अमेरिका की जो गंभीरता थी और वहां के राष्ट्रपति का जो मर्तबा था, जो कद था, वो ट्रंप ने आने के बाद बहुत छोटा कर दिया उसको। तो उसको हंसी मजाक का विषय बना लिया गया जब ट्रंप वहां से गए। और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं मैक्रो साहब, उन्होंने तो यहां तक कह दिया, लोगों ने पूछा कि कहाँ गए ट्रंप, तो उन्होंने कह दिया कि वो शायद युद्ध विराम कराने के लिए गए होंगे रूस और यूक्रेन के बीच में। हालांकि बाद में अमेरिका की तरफ से उस पर बयान भी आया कि इस तरह का जो बयान है ये हास्यास्पद बयान है और ऐसा नहीं, आपको क्या पता कि हम कहाँ गए थे और क्यों गए थे। बहरहाल जो भी है, लेकिन अगर ये इजराइल और ईरान के बीच में ये जो सीज फायर की घोषणा ट्रंप की तरफ से की गई थी और ये फेल होता, तो ट्रंप की बहुत बड़ी किरकिरी होने वाली थी। उन्होंने किसी तरह इसको बचा लिया, उन्होंने और उनके दोस्तों ने मिलके, जिसमें इजराइल भी शामिल है।
अच्छा, ये बात बिल्कुल सही है कि इज़राइल ने जो है वो भारत के साथ बहुत गहरी दोस्ती निभाई थी, जिस तरह रूस ने निभाई थी। उसने जो जिस तरह सटीक ठिकानों का पता बताया था हिंदुस्तान को कि यहाँ पे छुपे हुए हैं और वहाँ पे मिसाइलें टारगेटेड की गईं। ईरान ने भी उसमें मदद की थी हमारी। तो ईरान हमारा सच्चा दोस्त है। रूस और ईरान की तरह रूस और इज़राइल की तरह जो है हमारा दूसरा कोई दोस्त इस पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई में ये साबित हो गया कि नहीं है, सच्चा दोस्त कोई भी नहीं है उससे बढ़ के। भले ही रूस साथ में नहीं आया लेकिन इज़राइल खुल के आ गया था। उसकी वजह ये है कि इज़राइल जो है पाकिस्तान से बहुत नाराज़ है। क्योंकि पाकिस्तान की संसद में अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, अभी 2-3 महीने पहले ही बात हो रही थी इस लड़ाई के बारे में इज़राइल तो ब वहाँ पे ये जो उनका अध्यक्ष था संसद में उसने ये कहा कि हम तो इज़राइल को कोई देश ही नहीं मानते, राष्ट्र ही नहीं मानते और वो मानता नहीं है पाकिस्तान। तो ये जो है बड़ा नागवार गुज़रता है इज़राइल को। और पाकिस्तान ने समय-समय पे धोखे भी दिए हैं इज़राइल को, अमेरिका को भी धोखे दिए हैं, ये बात इज़राइल अच्छी तरह जानता है। ओसामा बिन लादेन को जो अपने तरफ रावलपिंडी में छुपा के रखा था एबटाबाद में पाकिस्तान ने, तो सब जानते हैं इस बात को कि अमेरिका को खुल के धोखा दे रहा था पाकिस्तान, उन्हीं से पैसा ले रहा और सद्दाम हुसैन को पकड़वाने की बात कर रहा है कि हम तलाश कर रहे हैं आपके साथ-साथ और छुपाए खुद बैठा था। ये बात इज़राइल जानता है, इज़राइल और अमेरिका की दोस्ती पे कोई शक नहीं कर सकता, तो उनकी दोस्ती बहुत गहरी दोस्ती है। तो अमेरिका भी जानता है, इज़राइल भी जानता है कि पाकिस्तान एक दोगला देश है और यही उसने इस बार ईरान के साथ किया। वो ईरान जिसका विदेश मंत्री ये मीडिया में आके कह रहा है कि साहब हमारे ऊपर परमाणु बम अगर गिराया गया तो हमारा दोस्त पाकिस्तान उस पर परमाणु बम गिरा देगा। और पाकिस्तान ने जब ये प्रचार प्रसार में आया तो वो घबरा गया क्योंकि तो अमेरिका के खिलाफ जा रही थी बात। तो उसने सोशल मीडिया पे भी और तमाम मीडिया संस्थानों से भी अपनी बातचीत में वहाँ के अधिकृत जो मंत्री थे उन्होंने ये साफ कह दिया कि साहब ये हास्यास्पद बात है, हम तो ऐसा नहीं करने वाले हैं और ना हम ऐसा हमने कहा है कभी, खुल के कहा था। और उसके बाद फिर जब ये बात आगे बढ़ी तो पाकिस्तान जो है वो वहाँ का जो आर्मी चीफ है मुनीर, आसिम मुनीर, वो अमेरिका पहुँच गए और ट्रंप की शरण में पहुँच गए। हालाँकि शुरू में उनकी बड़ी किरकिरी हुई वहाँ पे और अमेरिकी प्रशासन की तरफ से ये भी कहा गया कि इन्हें बुलाया किसने है? हमने तो किसी देश को नहीं बुलाया। हमारा जो कार्यक्रम है उसमें हमने किसी देश को आमंत्रित ही नहीं किया, तो ये कहाँ से आ गए? तो उनकी बड़ी किरकिरी हुई। लेकिन फिर ट्रंप को किसी ने बताया कि अब जब ये आ ही गया है तो इसका कुछ उपयोग कर लो। और ट्रंप जो है और अमेरिका जो है वो आप जानते हैं कि एक ऐसा राष्ट्रपति होता है अमेरिका का और अमेरिका एक ऐसा देश है जो सिर्फ अमेरिकी हितों की बात करता है और ट्रंप तो खुल के कह रहे हैं कि अमेरिका फर्स्ट। तो उन्होंने उस पर डिनर पे उनको आमंत्रित किया आसिम मुनीर को और उसमें तमाम तरह की चर्चाएं हुई जो अब छन-छन के बाहर भी आने लगी हैं। उनमें से ये भी मालूम पड़ा कि उनको ये कहा गया कि हम तुम्हें पाकिस्तान का राष्ट्रपति बनवा देंगे और अमेरिका ये काम बहुत आसानी से कर सकता है। ये कहा जा रहा है कि जो इमरान सरकार को जो गिराया गया था, इमरान ने कुछ अमेरिका के खिलाफ टिप्पणियां की थी, उसका नतीजा है उनकी सरकार ने भुगता। और ये जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं और वहाँ का जो सेना प्रमुख है, दोनों डरे हुए हैं इस वक्त अमेरिका से कि कहीं ऐसा ना हो कि इमरान जैसा हश्र हो जाए हम लोगों का भी। तो ये शरण में पहुंच गए। अब उन्होंने कहा कि साहब देखिए ऐसा है, जब आप आ ही गए हो तो हम तो हमेशा आपका साथ दिया और अभी भी देंगे। अमेरिका ने कहा आप कंगाल मुल्क हैं और देखिए अभी हमने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जो तुम्हारे लिए जो लोन सैंक्शन कराया उसमें हमारी बहुत बड़ी भूमिका है, तुम इनकार नहीं कर सकते हो। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि कोई देश फेवर में नहीं था कि पाकिस्तान को लोन दिया जाए, क्योंकि बात आ रही थी कि आतंकवादी देश है और इसका इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियां बढ़ाने में करेगा और भारत के खिलाफ हथियार करने में करेगा। लेकिन ट्रंप ने पर्दे के पीछे से ऐसा खेल खेला कि उसको लोन मिल गया। ये बात पाकिस्तान जानता है, तो वो इनकार नहीं कर पाया। कहने नहीं साहब आपने तो हमेशा से हमें सहयोग किया, अब आप बताइए। कहने लगे हमसे आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा हम तुमसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि देखिए ये लड़ाई इजराइल और ईरान की जिस तरफ जा रही है, ये आगे जाके ये मुमकिन है और बहुत मुमकिन है कि हमें इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। और अमेरिका की मजबूरी ये है कि वो बहुत दूर है ईरान से, तो वो डायरेक्ट वहां से तो वो उसके विमान उड़ नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा कि साहब हमारा अगर हम अटैक करेंगे, अगर हवाई जहाज हमारे उड़ेंगे या हम मिसाइल से अटैक करेंगे तो हमें आपकी धरती का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने कह दिया डन। आसिम मुनीर ने उसको अमेरिका को डन कर दिया। कहले हो सकता साहब हमें आपके समंदर की भी जरूरत पड़े, क्योंकि हमारे युद्धपोत आपके समंदर से मिसाइलें दागेंगे। कहले हम वो भी दे देंगे। बंदरगाहों की जरूरत पड़े तो कहले हम वो भी दे देंगे।
धरती से अगर कहीं हो सकता है कि आगे जाके जमीनी लड़ाई और हमारी सेना को अगर वहां ईरान में घुसना पड़े, तो आपकी देश की सीमा ईरान से लगती है पाकिस्तान की, तो हमें आपके देश की सीमा से हमारी सेना वहां जाएगी, कल्ले साहब वो भी हम जमीन दे देंगे। तो ये सब कुछ हो गया, और ये धीरे धीरे छन के खबरें बाहर भी आने लगी, तो ईरान के कान खड़े हो गए कि जिस पाकिस्तान को हम अपना दोस्त समझ रहे थे, ये तो बहुत बड़ा दगाबाज है, और पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं, और ये ईरान के साथ उसने इस बार किया। तो ये ईरान जो है, आप जानते हैं कि एक बहुत ही कट्टर मुल्क है, दोस्ती भी निभाना जानता, दुश्मनी भी निभाना जानता। तो अब पाकिस्तान और ईरान के खिलाफ एक तरह का दुश्मनी वाला रिश्ता पैदा हो गया है, और ईरान की जनता भी कह रही है, वहां की सरकार भी कह रही है पाकिस्तान को सबक मौका आएगा तो हम सिखाएंगे सबक। इधर इजराइल जो है पाकिस्तान से वैसे ही नाराज है, भले ही उसने अमेरिका के मदद करने का वादा किया था पाकिस्तान ने, लेकिन वो जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, इतना जरूर है, ये बात अब बिल्कुल तय हो गई है कि ईरान पे जो क्लस्टर बम गिराए गए और B-2 जो उसके हवाई जहाज उड़े, वो पाकिस्तान की धरती से उड़े थे, ये क्लियर हो गया। तो यानी कि ईरान के खिलाफ 3 जो ठिकाने उनके परमाणु, उनने अमेरिका कहता है कि हमने बर्बाद कर दिए, हालांकि हुए नहीं हुए वो अलग अलग विषय है, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान ने अपनी जमीन दी, अपने एयरबेस दिए। तो ईरान को ये बात तो बिल्कुल क्लियर मालूम पड़ गई है। तो अब इधर पे क्या है कि इधर सबसे बड़ा इसमें फायदा अगर किसी को हुआ तो वो हिंदुस्तान को हुआ। क्यों? क्योंकि मोदी ने वहां ईरान के जो राष्ट्रपति से बात भी की थी बीच में, और हालचाल जाना था जब वो अमेरिका ने वहां पे वो उसके 3 ठिकानों पे हमला किया, परमाणु ठिकानों पे। तो ईरान को बहुत अच्छा लगा, और यही वजह है कि ईरान ने खुल के साथ दिया भारत का, और भारत के नागरिक और छात्र जो भी थे वहां पे उनको निकालने में बड़ी मदद करी उसने। तो ईरान की और हिंदुस्तान की दोस्ती पे कोई फर्क नहीं आया, और वो जानता है ईरान के इस लड़ाई में भारत इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता। तो वहां पे उसने एक तरह से अपना रुख साफ कर दिया कि हम ईरान के खिलाफ वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे संयुक्त राष्ट्र में, सुरक्षा परिषद में। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि ईरान को लगा कि नहीं यार, भारत हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन पाकिस्तान उसकी नजर पे चढ़ गया है। इधर इजराइल से भी हिंदुस्तान का लगातार संपर्क बना हुआ था। यहाँ के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कभी बात करते थे, कभी ये मोदी साहब नेतन्याहू से बात करते थे, और ये संपर्क बराबर बना रहा। और इस संपर्क के माध्यम से मोदी ने इजराइल को ये साबित करके दिखाया कि हम आपके मित्र हैं। उस मित्रता पे भी कोई आंच नहीं आई। तो ऐसा इतिहास में दुनिया के ऐसा बहुत कम हुआ होगा। अरे आप 2 देशों में से किसी एक का साथ दो, ऐसा कैसे हो सकता है दोनों के आप मित्र हो? और अगर मित्र हो भी तो फिर ये तय करना होता है कि हमारी ज्यादा मित्रता किससे है, तो जिससे कम मित्रता है हम उसके खिलाफ खड़े हो जाएं। तो वो भी नहीं किया हिंदुस्तान ने। तो कुल मिला के ये जो तस्वीर एकदम से साफ हो गई कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के पत्ते खुल गए, और 14 वहां के जो परमाणु वैज्ञानिक हैं ईरान के मारे गए, और 20 से ज्यादा उनके सैनिक कमांडर मारे गए। और ये दावा इजराइल कर रहा है, और उसने टारगेटेड मिसाइलें फेंकी। तो वो टारगेट मिसाइलें केवल इजराइल के पास हैं, ये बिल्कुल तय है। और पाकिस्तान डरा हुआ है कि वो टारगेटेड मिसाइलें अंदर खाने से ऐसी खबरें आती रहती हैं कि हिंदुस्तान को भी इजराइल देता रहता है समय समय पे। और अभी जो कुछ भी किया है ये देख लिया, हालांकि ये ब्रह्मोस मिसाइलें थी, लेकिन अगर वो अभी तो उनका तो उनसे तो सैनिक सहयोग या कोई हथियार या गोला बारूद मिसाइल हिंदुस्तान ने मांगी ही नहीं है खुले तौर पे। उन्होंने कहा था हमें किसी देश की जरूरत नहीं है, मोदी साहब ने कहा हम तो अकेले लड़ेंगे और हम सक्षम है, हमें मध्यस्थता चाहिए ही नहीं। और वही करके भी दिखा दिया उन्होंने। सिर्फ 22 मिनट में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, ये मोदी साहब बार बार कह चुके ये बात। तो इसका सबसे बड़ा जो फायदा हुआ वो हिंदुस्तान को हुआ। इस लड़ाई का, लड़ाई तो अब फिलहाल निपट गई, और ये कब तक निपटी रहेगी, कब तक निपटी रहेगी, फिर से तो नहीं शुरू हो जाएगा ये युद्ध। जो भी है वो बाद में सामने आएगा, लेकिन इतना तय है कि ये जो है इससे फायदा जो है हिंदुस्तान को हुआ है इस युद्ध से। और पाकिस्तान की बड़ी किरकिरी हो गई। अच्छा, पाकिस्तान ने एक और बेवकूफी भरा काम करा। उधर वो जब उनकी ट्रंप साहब से मुलाकात हुई तो पता नहीं, ये तो कोई एकदम स्पष्ट नहीं हो पा रहा है अभी, कि ट्रंप ने उनसे कहा कि आप हमारा नाम प्रस्तावित करो, क्योंकि नोबेल पुरस्कार के लिए जो नाम प्रस्तावित करता है वो कोई देश करता है।
तो कह रहे साहब हम करेंगे आपका नाम प्रस्ताव है, तो ये कह के ये दावा करके करेंगे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो परमाणु युद्ध होने जा रहा था, तो उसको एक बहुत बड़ी विभीषिका थी, उसको ट्रंप साहब ने मध्यस्थता करके रुकवा दिया। इसको इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाए, और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में वो चिट्ठी भेज भी दी, नोबेल जो पुरस्कारों की कमेटी है उसको। और बल्कि बात तो यहाँ तक आ रही थी कि पाकिस्तान को उसका नोबेल पुरस्कार कमेटी का, अमेरिका का इतना दबदबा है कि वो कर भी सकता है ये काम कि वो कमेटी का एक हिस्सा बनाया जाए, उसको चेयरमैन नहीं तो कम से कम मेंबर ही बनाया जाए उस कमेटी का। और जब ईरान पे अमेरिका ने हमला किया खुल के, तो पाकिस्तान की जनता ने, आप जानते ही हैं कितने बड़े-बड़े विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान में हुए, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सरकार हिल गई वहाँ की। और उन्होंने फौरन अपना रुख बदल दिया और ये खुल के कहा। आसिम मुनीर तो पर्दे के पीछे रहे, लेकिन वहाँ के प्रधानमंत्री ने और मंत्रियों ने तमाम बयान दिए जिसमें ये कहा गया कि साहब हम अमेरिका के इस हमले की मजम्मत करते हैं, जो यानी कि हम इसकी तीखी आलोचना करते हैं जो उसने ईरान पे किया। तो अब वो बात तो फिर कहाँ कायम रही कि जो आप अमेरिका का खुल के साथ देने वाले थे। तो ये तो बहुत उल्टी बात हो गई। अच्छा, वहाँ पे ये भी आवाज़ें उठी कि आपने जो वहाँ पे जो नोबेल पुरस्कार समिति को ये चिट्ठी लिख के भेजी है कि हम ट्रंप को रिकमेंड कर रहे हैं नोबेल पुरस्कार के लिए इस साल के, तो वो वापस मँगाइए आप। अरे जो लड़ाई कर रहा है और ईरान पे खुल के बमबारी कर रहा है और इस तरह से ईरान को तहस-नहस करने के लिए इज़राइल के पीछे खड़ा हुआ है, तो वो तो उनका तो एक ही मामला है ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह यानी वो भी मुस्लिम कंट्री है ईरान, और हम भी मुस्लिम कंट्री हैं। तो ये क्या कर रही है सरकार हमारी? तो वो वहाँ पे बड़ा विरोध जब हुआ तो वो सरकार बैकफुट पे आ गई और उन्होंने कहा कि साहब हम इसको देखते हैं मामले को। तो अब वो उनके सामने एक ये भी मसला है कि वो चिट्ठी जो भेज चुके हैं वो वापस मँगाएँगे कि नहीं मँगाएँगे? लेकिन वहाँ माँग उठ रही है इस बात की। और उनकी चिट्ठी पे वैसे भी मिलना नहीं है पुरस्कार। दुनिया में पाकिस्तान की औकात ही कुछ नहीं है। और दुनिया के तमाम देश पाकिस्तान की इस चिट्ठी पे उस तरह से रिएक्ट ही नहीं करेंगे कि वो रिकमेंड करें ट्रंप को। ट्रंप से तो अगर देखा जाए तो यूरोप के भी रिश्ते इस समय बहुत अच्छे नहीं हैं। भारत के रिश्तों पे भी उन्होंने, ट्रंप ने अपनी हरकतों से, जो कि भारत को एक बहुत अच्छा दोस्त माना जाता था अमेरिका का, और भारत जो है रूस का खुलकर समर्थन नहीं करता था किसी भी मामले में, ये सोच के कि अमेरिका भी हमारा दोस्त है। तो ट्रंप ने अपने ये पत्ते इस लड़ाई में हिंदुस्तान पाकिस्तान की तमाम चीजें श्रेय लेने की कोशिश करी, मध्यस्थता के झूठे बयान दिए, इससे हिंदुस्तान को भी नाराज कर दिया। इधर पे टैरिफ हिंदुस्तान पे लगाने, हम बहुत टैरिफ लगाएंगे, हम ये करेंगे। अब ये भी कह दिया अमेरिका ने कि अगर रूस से अगर भारत ने तेल खरीदना बंद नहीं करा तो हम 500% टैरिफ लगाएंगे हिंदुस्तान पे। अरे तो हिंदुस्तान को आप इस तरह डरा के क्या अपने कब्जे में करोगे? मोदी ऐसे व्यक्तित्व का नाम नहीं है, ना भारत ऐसे इस तरह के देश है कि जो तुम्हारी धमकियों से डर जाएगा और सरेंडर कर देगा अमेरिका के सामने। ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है ट्रंप साहब। तो कुल मिला के कहना मैं ये चाहता हूं कि ये जो युद्ध हुआ, इससे जो है ये बहुत कुछ इससे खुल के सामने आया और तस्वीरें साफ हुई दुनिया में। और ये बिल्कुल अमेरिका की भी अब सवाल वो घूम फिर के फिर वहीं आ गया कि अगर तीनों इसमें जीत में अपना-अपना दावा कर रहे हैं। अच्छा, अमेरिका कह रहा है कि हम जीत गए क्योंकि हमने ईरान को दबा दिया, वो परमाणु कार्यक्रम नहीं चलाएगा, और ईरान तो कह रहा है हम चलाएँगे। तो फिर किस बात का सीज़ फायर कराया भैया आपने? और इधर पे इज़राइल भी कह रहा है कि हम अमेरिका उसको ईरान को जो बनाने नहीं देंगे परमाणु बम। तो इज़राइल अपनी बात पे अड़ा हुआ है और ईरान खुल के कह रहा है कि हम तो ये सारे मसले तो अपनी जगह हैं, अभी भी हैं। तो निश्चित तौर से ये आगे जाके भड़केगी आग और ये सीज़ फायर टूट भी सकता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और अभी फिलहाल अपनी-अपनी साख बचा ली सभी इन तीनों देशों ने, क्योंकि इधर ईरान भी पावरफुल साबित हो रहा था, इज़राइल को अंदाजा नहीं था कि इतनी मिसाइलों से हमला करेगा और हमारा इतना नुकसान कर देगा ईरान। और इधर इज़राइल ने भी नुकसान ईरान का बहुत किया, तो फिर अमेरिका सपोर्ट में आ गया इज़राइल के, और वो कह रहा था कि अगर नहीं मानेगा ईरान तो हम और हमले करेंगे ईरान के ऊपर। तो ये भी ईरान डरा हुआ था। अच्छा, ईरान को अपनी नाक भी बचाना थी, अपनी साख भी बचाना थी, तो वो उसने बचा ली ईरानी अड्डे पे, अमेरिकी अड्डे पे मिसाइलें दाग के। और वो ऐसा माना जा रहा है कि ये सहमति से हुआ ये ड्रामा, नूरा कुश्ती थी ये। और बाद में सीज़ फायर तैयार हो गया, वो जो कह रहा था ईरान के नहीं हम नहीं करेंगे, हम किसी से नहीं डरते, हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। तो बहरहाल जो भी स्थिति है, आप समझिए कि जो ये सीज़ फायर है, ये कब तक चलेगा, कब तक नहीं चलेगा,
और ये कितना दम है इनके अपने-अपने दावों में, अमेरिका के दावे में, ईरान के दावे में, इज़राइल के दावे में। और किसको फ़ायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, तो हम तो ऐसा कहेंगे कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो भारत को हुआ और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। तो ये मोदी साहब की पॉलिसी एक बार फिर से साबित हो गई विदेश नीति जो तमाम कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां उस पे आरोप लगाती रहीं। और अभी तो सोनिया गांधी ने एक आलेख भी लिखा था एक बड़े अखबार के लिए कि साहब ये हिंदुस्तान जो है ये ढुलमुल नीति है इसकी और ये इज़राइल का सपोर्ट कर रहा है और इज़राइल का सपोर्ट तो असल में नरसिंह राव जो सरकार थी उसने किया था, फिर मनमोहन सरकार ने भी किया। तो नीति तो तभी से बदल दी थी। ये बात सही है कि हम लोग पहले फ़लस्तीन के फ़ेवर में थे इंडिया के लोग। लेकिन फ़लस्तीन का फ़ेवर करते-करते वो धीरे से परिस्थितियाँ कब बदली हम लोग ईरान का इज़राइल का फ़ेवर करने लगे लेकिन फ़लस्तीन का भी हमने कभी खुल के विरोध नहीं किया। अभी जो इज़राइल ने जो फ़लस्तीन में किया और गाज़ा में किया तो मोदी जो है लगातार फ़लस्तीन की जो सरकार है निर्वासित सरकार उसमें उसमें उन नेताओं से बात में करते रहे, बराबर संपर्क में रहे वो। तो इस समय बहुत ही सफल नीति है मोदी की और वो पूरी दुनिया उसको सराह रही है कि बताइए युद्ध में जाने का मतलब ये है कि अगर आप किसी एक देश का सपोर्ट करते और यही तो पाकिस्तान डरा हुआ था जो उसने कहा कि साहब वो ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान परमाणु बम फेंका उसने कहा भैया हमने नहीं कहा ना हम फेंकेंगे। तो क्योंकि इस युद्ध में अगर कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अगर किसी का हो गया तो 10-20 साल पीछे चला जाएगा वो देश। सब आर्थिक प्रगति धरी रह जाएगी उसकी। जो चौथे नंबर का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान बन गया है और तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनना चाहता है। तो पूरी दुनिया के देश जो शक्तिशाली देश हैं और विकसित देश हैं वो ये चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान को इसी युद्ध में उलझा दिया जाए। लेकिन मोदी जो है वो बहुत चालाकी से अपना काम कर रहे हैं और हर बार निकल जाते हैं बच के। ये कह के कि साहब ये समय युद्ध का नहीं है और ये उनकी कामयाब भी है पॉलिसी। और किसी देश से उन्होंने अपने संबंध भी खराब नहीं किए, ना इज़राइल से, ना ईरान से। और अमेरिका का तो ऐसा है कि देखिए अमेरिका किसी का मीत है नहीं कभी भी। वो हिंदुस्तान का मीत कैसे हो जाएगा? उसने अपना असली रंग दिखा दिया। पिछले कार्यकाल में जब असल में ट्रंप क्या है मोदी इसलिए करते रहते थे कि उन्होंने वो तमाशा देखा था हाउडी मोदी जो एक कार्यक्रम अमेरिका में हुआ था, वहाँ चुनाव थे राष्ट्रपति के। तो हिंदुस्तानियों ने एनआरआईज़ ने उन्हें वोट दिए थे और उन्होंने तमाशा देख लिया था किस तरह मोदी के प्रति दीवानगी है वहाँ अमेरिका में। अब ना तो चुनाव वहाँ होने वाले हैं और ना जो है अमेरिका में ट्रंप को तीसरी बार राष्ट्रपति बनना है क्योंकि वहाँ का कानून ऐसा है कि कोई तीसरी बार खड़ा ही नहीं हो सकता। अभी तक का तो यही है। तो ट्रंप ने जो है इंडिया को एक तरह से मक्खी की तरह निकालने की कोशिश की है लेकिन मोदी ऐसा होने नहीं देंगे और ना हो। इधर पे रूस खड़ा हुआ है इंडिया के साथ खुल के। तो ट्रंप घबराया हुआ रहता है और अमेरिका घबराया हुआ रहता है कि ये यार इंडिया का हम कुछ भी करेंगे तो रूस खुल के आ सकता है। तो इस समय मोदी साहब की जो विदेश नीति है और मोदी साहब की जो कूटनीति है वो बहुत इस समय कारगर है पूरी दुनिया में। मैं ये कहना चाहता हूँ। अगले किसी एपिसोड में हम लोग फिर मिलेंगे जल्द और मैं एडिटर इन चीफ राजकुमार अंजुम आपसे विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार।